नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वियतनाम युद्ध। क्योंकि वियतनाम और कोरिया में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है पेपर में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा और पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि शीत युद्ध क्या होता है, कितने चरण थे उसके, क्या प्रभाव पड़े और क्या कारण थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वियतनाम संघर्ष के बारे में या वियतनाम युद्ध के बारे में। जो वियतनाम में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका क्वेश्चन आता है मैं वर्बली बता देती हूँ कैसा आता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है। मेरे माइंड में था कि मैं यहाँ पे लिखूंगी, बट अभी आप सुन लीजिए। क्वेश्चन जो आता है आपका आता है, वियतनाम या कोरिया के संदर्भ में शीत युद्ध को बताना होता है। ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में? वियतनाम और कोरिया के। तो दोनों में से किसी के एक के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले देखिए, हम जब भी किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जब भी आपको पता है शादी के लिए किसी के लिए लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, तो लड़की लड़का ही नहीं देखते, उसके फैमिली, उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, राइट। तो इसी टाइप से जब भी हम हिस्ट्री में कुछ पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को हम अपनी भूमिका में लिखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूमिका के लिए आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वियतनाम जो है वो एशिया का ही देश है, एशिया का ही हिस्सा है। आपको मैं इसके थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। जिस वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर हमारा इंडिया आता है, और यहाँ पर देखिए ये एशिया का ही भाग है, ये आता है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के बगल में है लाओस और कंबोडिया। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, और इसमें क्या है, एक सरकार थी जिसको इंडो चाइना सरकार या फ्रांस के नाम से जाना जाता था। यानी कि फ्रांस का इस पर क्या था, अधिकार था। किसका था? फ्रांस का। और जब फ्रांस ने इस पर अपना अधिकार किया तो इसका नाम बदलकर उसने इंडो चाइना रख दिया। किसका? वियतनाम का। वीडियो अगर एक बार में क्लियर नहीं होती है तो दूसरी बार जरूर देखना, तभी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और इसको आपको कहानी की तरह समझना होगा। उसके बाद देखिए, वर्तमान में वियतनाम के 3 हिस्से हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। पहले ये पूरा था, अब कंबोडिया अलग है, लाओस अलग है और ये वियतनाम अलग है। वियतनाम पे किसका पहले शासन था? फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। फ्रांस ने जो वियतनाम का नाम रखा वो क्या रखा था? इंडो चाइना। जैसे हमारे यहाँ पर जब हमारे ऊपर किसका, ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो हमारे देश का नाम क्या था? इंडिया नहीं था। कभी बोलो इंडिया था, इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया के नाम से हमारे कंट्री को, हमारे देश को जाना जाता था, ब्रिटिश इंडिया। इसी टाइप से जब फ्रांस का अधिकार था वियतनाम पर, तो वहाँ पर वियतनाम को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। ये अभी की तस्वीर है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं। इसके बाद देखिए, सन 1887 में फ्रांस ने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। किसने? फ्रांस ने। यहाँ पर मैंने इमेज का यूज़ किया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये जो वियतनाम था, ये आपको पता है फ्लैग का साइन किसका है? फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का है। 1887 में फ्रांस ने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने वियतनाम का नाम बदलकर इंडो चाइना रखा और 1887 से लेकर 1941 तक यहाँ पर राज किया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आपको देखो ब्रिटिश इंडिया भी बताया था, अभी याद होगा आपको, ब्रिटिश इंडिया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सन 1941 में जापान ने इंडो चीन के कुछ हिस्सों को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ पर आया जापान सन 1941, क्योंकि 1941 तक फ्रांस वहाँ पर राज कर रहा था। उसके बाद जापान आता है। जापान क्या करता है कि कुछ हिस्सों में आकर वहाँ पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है और वहाँ पर कुछ हिस्सों में आ जाता है। ठीक है, जापान कब आता है? जापान आता है 1941 में। लेकिन 1941 से पहले ही 1930 में एक वहाँ पे नागरिक थे, या हम बोल सकते हैं एक कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे,
जिनका नाम था हो ची मिन्हा। क्या नाम था? हो ची मिन्हा 1930 में ही इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन करते हैं, और उनका गठन का मेन उद्देश्य ये होता है कि फ्रांस की सरकार को यहाँ से भगाना, मतलब वहाँ से भगाना ही बोल सकते हैं, वहाँ से भगाना और अपने देश को स्वतंत्र करना। तो ये जो हो ची मिन्हा है, इनका नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि पूरे वियतनाम युद्ध में इनका नाम बहुत बार आपको मिलेगा। तो हो ची मिन्हा कौन थे? हो ची मिन्हा एक साम्यवादी समर्थक थे, यानी कि ये जो थे वो साम्यवाद को मानते थे। किसको मानते थे? साम्यवाद को मानते थे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, और उसके बाद 1941 में फ्रांस तो वियतनाम पे राज कर ही रहा था, और साथ ही जापान भी आकर दो क्षेत्र में आकर राज करने लगता है। हो ची मिन्हा ने 1930 में एक पार्टी की स्थापना की, और वो एक साम्यवादी विचारक थे, और उन्होंने इंडो चाइना साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि फ्रांस को और जो भी नई सरकार आई है जापान की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकना, और वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, वियतनाम में साम्यवादी विचार को फैलाना। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में जापान युद्ध हार गया और जापान वियतनाम से चला गया। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो वियतनाम युद्ध, तो एक तरफ वियतनाम युद्ध हो रहा था और दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी कहीं ना कहीं चल रहा था। तो उसमें क्या होता है कि जापान जो है वो हार जाता है, तो जापान ऑटोमेटिक वहाँ से चला जाता है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, फ्रांस अपनी कठपुतली वाली सरकार को वियतनाम में सरकार बनाने के लिए भेजता है। अभी आपके माइंड में ये होगा कि मैम फ्रांस तो ऑलरेडी वहाँ पर शासन कर रहा है, तो फ्रांस अपनी कठपुतली वाली सरकार को क्यों भेजता है ना। देखिए हुआ क्या था ना, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी ना अगर, तो आप लोग भी नहीं समझ पाओगे, और ना आपके माइंड में ना मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए, क्योंकि ना बहुत सारी वहाँ पर घटनाएं हुई थी, हर घटना को बताना अभी वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है वहाँ पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वियतनाम से जापान चला गया था। जब जापान चला गया था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस भी वहाँ पे शामिल था, तो फ्रांस भी वहाँ से चला गया था, और उसी बीच में जापान और फ्रांस का भी युद्ध हुआ था। किसका? जापान का और फ्रांस का भी युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जापान की जीत हुई थी और फ्रांस हार गया था। तो फ्रांस तो यहाँ पे फिर वो यहाँ पे नहीं था, वो ओनली अपने फ्रांस में ही देख रेख कर रहा था। फिर जब वो युद्ध में हार जाता है तो कुछ टाइम बाद जब उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है, तब वो वापस तो नहीं आता, खुद तो नहीं आता, अपनी कठपुतली वाली सरकार को 1946 में ये जो फ्रांस है अपनी कठपुतली वाली सरकार को कहाँ भेजता है? वापस वियतनाम में भेजता है। और इनका नाम जो होता है वो होता है बाओ दाई इसकी कठपुतली वाली सरकार होती है, मतलब बाओ दाई इसका नाम है, मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं उनका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1945 में जो युद्ध हुआ होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1945 में जापान का और फ्रांस का युद्ध हुआ होता है, जिसमें जो है हिटलर जो है फ्रांस को बुरी तरीके से हरा देता है। इसलिए फ्रांस खुद नहीं आता, और फ्रांस यहाँ से उठ के अपने देश वापस चला जाता है, क्योंकि अपनी पूरी सेना को वो वापस वहाँ बुला लेता है लड़ने के लिए। और इस युद्ध में आपको पता है कि जापान की जीत हुई थी, और फ्रांस जो हार गया था। फ्रांस इसीलिए नहीं आता, वो अपनी कठपुतली वाली सरकार को वियतनाम के अंदर वापस भेजता है सरकार बनाने के लिए। परंतु जो आपने सुना हो ची मिन्हा, उसको नहीं मानते। वो चाहते थे कि वियतनाम में कोई भी दूसरी सरकार ना आए, ना तो जापान आए, जापानी सरकार आए, ना ही फ्रांस की सरकार आए, और ना ही कोई फ्रांस की कठपुतली सरकार आए। वो चाहते थे कि हमारा जो ये देश है, हमारी जो कंट्री है वियतनाम, वो एक ही रहे और उस पर मतलब वही शासन करें, ठीक है। देखिए उसके बाद ये क्या होता है कि इनके चाहने से तो कुछ नहीं होता है। फ्रांस क्या करता है, अपनी कठपुतली वाली सरकार को यहाँ नीचे के हिस्से में, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एरो बना है, नीचे के हिस्से में फ्रांस की सरकार आ जाती है, और ऊपर के हिस्से में हो ची मिन्हा वाली सरकार आ जाती है। उसके बाद 1946 में इनका पहला इंडो चाइना युद्ध होता है। इस युद्ध में हो ची मिन्हा 1949 में हनोई को फ्रांस से आज़ाद करवा लेते हैं, और जिसे उत्तर वियतनाम अर्थात नॉर्थ वियतनाम के नाम से
उनको मतलब बोला जाता है, क्योंकि पूरे उस टाइम पर वो पूरा वियतनाम था। क्या था? पूरा वियतनाम था। जब ये युद्ध हुआ था तो युद्ध काफ़ी लंबा चला था। तो 1949 में हनोई, हनोई जो है ना ऊपर की साइड है, अभी मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ आपको दिखे तो यहाँ पे बताने की। हनोई जो है ना, यहाँ पर जो आप हिस्सा देख रहे हो इसके ऊपर की साइड हनोई है यहाँ पर। तो हनोई को वो आज़ाद करवा लेते हैं, और हनोई को आज़ाद करवा कर उस हिस्से को, यानी कि उतने ऊपर वाले हिस्से को वो नॉर्थ वियतनाम कहते हैं। क्योंकि ये अगर वियतनाम है यहाँ पर वियतनाम है, तो ज़ाहिर सी बात है कि नीचे वाला साउथ का हिस्सा है और ऊपर वाला नॉर्थ का। तो ऊपर में एक हनोई जगह होती है, हनोई नाम की, जिसे हो ची मिन्हा आज़ाद करवा लेते हैं और वहाँ के फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वो जीतते कैसे हैं। सबसे मेन जो वहाँ पे ये रहा था कि जब वो ये चीज़ जीत जाते हैं हनोई क्षेत्र को, तो वो जीतते कैसे हैं। तो जीत का पहला कारण उनका ये होता है कि चाइना और यूएसएसआर दोनों साम्यवादी थे, और ये हो ची मिन्हा थे, ये भी साम्यवादी थे। तो ये जो है ना इनकी मदद करते हैं, चाइना और यूएसएसआर की तरफ से उनको ना सपोर्ट मिलता है, किसका? पैसों का और हथियारों का, इसलिए हनोई को वो जीत लेते हैं। और नीचे वाली जो वियतनाम की सरकार है, यानी कि साउथ वाली, उसको किसका मिल रहा है समर्थन? उसको मिलता है फ्रांस का। और ये सब जो है ना इंडिया, ये जो है अमेरिका वहाँ पे रह कर के, साइड में रह कर के सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है। अब अमेरिका के माइंड में मतलब इतना बस ये डर था अमेरिका के मन में कि वहाँ पर अगर फ्रांस हार गया तो हो ची मिन्हा की सरकार आएगी। हो ची मिन्हा की सरकार मतलब साम्यवादी, साम्यवादी बोला जाए तो यूएसएसआर और चाइना की सरकार आ जाएगी, है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पर वियतनाम में साम्यवादी सरकार आएगी तो उनको ऐसा डर था कि इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर भी ये सरकार ना आ जाए। तो उनको, अमेरिका को इस चीज़ का डर था। तो अमेरिका पहले दूर से ही रहकर ये सब चीज़ देखता है। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं वियतनाम के, और वियतनाम का विकास करना चाहते हैं। वियतनाम का विकास तो दोनों ही पार्टी करना चाहती थी, हनोई भी और जो इसकी कठपुतली सरकार आई थी फ्रांस की, वो भी। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एक साम्यवादी को मान रही थी और दूसरी पूंजीवादी को। और ये युद्ध जो है वो यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ था, ये युद्ध अभी और चला था। उत्तर वियतनाम की मदद चीन और सोवियत संघ कर रहा था, और यह सब अमेरिका दूर से ही देख रहा था। अमेरिका को डर था, जो कि मैंने आपको बताया, अमेरिका को डर था कि वियतनाम में भी साम्यवादी सरकार ना बन जाए, इसलिए उसने अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से युद्ध में भाग लेने की कोशिश की, और बाद में जाके वो डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में भाग लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका ने युद्ध में क्यों भाग लिया। तो बस उसने ये जो भाग लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर साम्यवादी सरकार आए, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वहाँ पर साम्यवादी सरकार आ गई वियतनाम में तो उसके आसपास में जो क्षेत्र है, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, यानी कि यहाँ पे भी ये सरकार आ जाएगी, वियतनाम वाली, मीन्स यूएसएसआर वाली। ठीक है, तो ये बस अमेरिका को इस चीज़ का डर था, और अमेरिका भी उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन उसने अभी किया नहीं था। उसके बाद देखिए, आपको पता है उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा विश्व है वो 2 खेमों में बट गया था। पहला अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन वाली सरकार, जो कि हमारी पूंजीवाद की थी। दूसरी थी यूएसएसआर और चाइना वाली। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जहां पूंजीवाद के समर्थक थे, वहीं सोवियत संघ और चीन साम्यवादी के समर्थक थे। दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। अमेरिका सोच रहा था कि अगर दक्षिणी वियतनाम में भी साम्यवाद सरकार बन जाएगी तो उसके आसपास के क्षेत्र भी वहाँ पे मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर में तो बनी गई है, उत्तर में बन गई है, लेकिन अगर दक्षिण में भी बन गई तो उसके आसपास में भी फिर वही सरकार, देखा देखी वही सरकार बनेगी। अब जो यहाँ पर बात होती है कि वो युद्ध जीतते हैं, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा चलता है, 1954 तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, लेकिन जो ये युद्ध है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, युद्ध और आगे चलता है। और यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्यों वियतनाम, जो उत्तर वियतनाम है, वो जीता दक्षिण वियतनाम से। तो उसमें 3 रीज़न रहे थे। पहला तो था
उसको हथियार मिल रहे थे चीन और सोवियत संघ से। दूसरा था वियतनाम के सैनिक गुरिल्ला वार में माहिर थे। और तीसरा था उत्तर वियतनाम के बच्चे से लेकर महिलाएं तक इस युद्ध में भाग ले रही थी। अब देखिए जो गुरिल्ला वॉर है, गुरिल्ला वॉर ये है, गुरिल्ला वॉर में कौन माहिर थे? ये वियतनाम में, ऐसे समझिए वियतनाम ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर वाले लोग जो थे वो गुरिल्ला वॉर में बहुत ज़्यादा मतलब माहिर थे। नीचे का हिस्सा था साउथ का, और साउथ में कौन साथ दे रहा था? फ्रांस वाली सरकार। और फ्रांस को कौन साथ दे रही थी पीछे से? अमेरिका। और इसको दे रही थी यूएसएसआर और चीन। ठीक है, जीतता कौन है? ये जीतता है पहले युद्ध में। फिर भी युद्ध यहीं तक नहीं ख़त्म होता है। अब बात ये आती है कि जब ये युद्ध जीता उत्तर वियतनाम, तो वो युद्ध क्यों जीता? तो पहला रीज़न तो यही है कि ये लोग जो थे वो गोरिल्ला युद्ध इस टाइप से होता है कि ना, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर उसमें रहना, ये लोग गोरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा माहिर थे। दूसरा कारण ये था कि बच्चों से लेकर वहाँ की वुमेन जो थी वो इस युद्ध में उतर गई थी। देखिए यहाँ पे तस्वीर में लिखा भी है मैंने, इसीलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंडो चाइना वॉर हुआ। ये नॉर्थ वियतनाम है, ये साउथ वियतनाम है। साउथ वियतनाम में फ्रांस की सरकार थी, और यहाँ पे उत्तर को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और चीन। और फ्रांस को पीछे से सपोर्ट कर रहा था यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एक एक विचार को मानते थे। यूएसएसआर, चीन और ये वियतनाम जो ऊपर वाला हिस्सा था वो एक विचार को मान रहे थे। ठीक है, 1946 से 1954 तक यह युद्ध चला। फिर आखिर में एक समझौता हुआ जिसे जिनेवा का समझौता कहा जाता है। यह समझौता 26 अप्रैल 1954 में हुआ था, और इस समझौते के तहत बहुत सारी बातें आई थी। जिनेवा समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है जिनेवा समझौता। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था 1946 से लेके 1954 तक, तो उसके बाद क्योंकि युद्ध तो ज़ाहिर सी बात है रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है, एक दूसरे को मारते काटते ऐसा होता ही रहता है ना। फिर उस युद्ध को रोकने के लिए वहाँ पर एक समझौता किया गया, शांति समझौता, जिसे जिनेवा का समझौता कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रांस होता है, फ्रांस और वियतनाम के बीच में दोस्ती का हाथ बढ़ता है, यानी कि शांति की बात कही जाती है। और ये जो जिनेवा का समझौता है वो 26 अप्रैल 1954 में होता है। इसके अंदर 3 बातें कही गई है। पहला कि ये शांति की स्थापना, दूसरा कि इलेक्शन की घोषणा। इलेक्शन की घोषणा जब बात कही गई तो वियतनाम जो है 2 भागों में बट गया। एक तो था ये साउथ वाला और एक तो था नॉर्थ वाला। यहाँ पर हो ची मिन्ह थे और यहाँ पर फ्रांस की जो कठपुतली वाली सरकार थी वो थी। अब वहाँ पर जो जिनेवा समझौता हुआ उसमें ये हुआ कि 1956 में, यानी कि ठीक 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जनता जिसे जिताएगी वही वहाँ का राजा या वहाँ की सरकार बनेगा, चाहे वो साउथ हो सकता है या वो नॉर्थ हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि जिनेवा के समझौते में हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ऊपर में हो ची मिन्ह थे और नीचे की साइड ये जो फ्रांस की कठपुतली वाली सरकार थी वो थी। बीच से इसको काटा गया, इट मीन्स वियतनाम के 2 हिस्से हो गए हैं। और उसी समय 1949 में लाओस को आज़ाद किया गया और 1953 में कंबोडिया को। लिखना हो तो लिख लेना, वरना इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं ये लाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी के कुछ महीनों बाद वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ। जो वहाँ पर ये सरकार थी, किसकी सरकार थी? फ्रांस की कठपुतली वाली सरकार थी। तो फ्रांस की कठपुतली वाली सरकार का तख्ता पलट कौन करता है? अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका। और अमेरिका अपने इस वाली सरकार को भेजता है यहाँ पे साउथ के वियतनाम में। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये कमज़ोर सरकार है, तो इसलिए फ्रांस वाली सरकार का तख्ता पलट होकर अमेरिका अपने सरकार को इनडायरेक्ट वे से वहाँ पर भेजता है। उसके बाद देखिए जो नगहो दिन्हा डाइम, जो भी इनका नाम हो, जो अमेरिका की सरकार वहाँ पे आई, इनका ये थे ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उसी टाइम पे देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, सर्च कर लेना ये कौन थे, राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो वो अपने भाषण में बोलते हैं कि अगर वहाँ पर मतलब डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर अगर सरकार गिरी, यानी कि अगर वहाँ पर साम्यवादी सरकार आई, तो वहाँ पर पूरे ही जो आसपास के कंट्री हैं वो भी साम्यवाद को अपनाएंगे। क्योंकि चाइना
ऑलरेडी साम्यवाद को मान रहा था। चाइना का कोरिया, कोरिया के बाद वियतनाम, वियतनाम में भी ऊपर के हिस्से में आ गई थी और यहाँ पर ऐसी कोई सरकारें थी नहीं। तो जब वियतनाम गिरेगा, वियतनाम लाओस को गिराएगा, कंबोडिया को गिराएगा, थाईलैंड को गिराने का मतलब ये है कि अगर एक देश में सरकार बनी तो और भी इन सारे देशों में लगातार साम्यवादी सरकार बनेगी और साम्यवादी का उदय होगा। और इसके खिलाफ थे ये, क्यों? क्योंकि ये पूंजीवाद के समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, तख्ता पलट पहला काम करते हैं। अमेरिका जो है वो पहला काम ये करता है कि वहाँ पर जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ में पहला तख्ता पलट कर देता है। सेकंड क्या करता है, वो अमेरिकन ट्रेनर को वहाँ पर भेजता है, साथ ही साथ कुछ पैसों की मदद करता है और वहाँ पे हथियारों की बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, ताकि अगर भविष्य में युद्ध हो, मतलब युद्ध तो होना कंपल्सरी था ही कि युद्ध होगा, तो वहाँ पर युद्ध होता तो युद्ध में ये लोग ना हारते। अगर वो हारेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे साम्यवादी विचारधारा ही आएगी। तो युद्ध में ना हारे, इसीलिए जो अमेरिका है वो ये 3-4 काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दक्षिण वियतनाम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि हो ची मिन्ह के समर्थक थे। यानी कि जो वियतनाम का जो हिस्सा है, उत्तर के लोग तो पूरे थे ही थे, यानी कि नॉर्थ के लोग तो पूरे समर्थक थे ही, लेकिन दक्षिण में भी जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि इनके समर्थक थे, किसके? हो ची मिन्ह, यानी कि जो नॉर्थ के बारे में कहीं न कहीं सोचते थे। उनको ये था कि भाई मुझे नॉर्थ में जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये सरकार अच्छी नहीं लगती। कई बार आपने अभी शॉर्ट्स वीडियो में बहुत चलता है, इंडिया के बारे में पाकिस्तान के लोग रिव्यू देते हैं। बहुत, मैंने तो बहुत देखा है, आपका मुझे पता नहीं, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि वहाँ पे भी हमारे देश के लवर्स हैं, पाकिस्तान में भी। ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे हेट करते हैं, वो हमसे लव करते हैं, इंडिया से करते हैं ना। तो इसी, तो जिस प्रकार पाकिस्तान के लोग हमारे समर्थक हैं या हमसे जो प्यार करते हैं हमारे इंडिया से, उसी टाइप से जो साउथ में जो कुछ लोग थे वो नॉर्थ वाली सरकार के समर्थक थे, उनके सपोर्टर थे। ठीक है, और वहाँ पर यहाँ पर अब आता है मेन टर्निंग पॉइंट। जो ये जो नई सरकार भेजते हैं, तो नई सरकार के जो हेड होता है वो होता है कैथोलिक, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले। लेकिन जो यहाँ पर दक्षिण में जो लोग रह रहे होते हैं वो होते हैं बुद्धिस्ट, यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले। तो यहाँ पर धर्मों का हुआ, समझ गए ना? वो ईसाई धर्म को मान रहा है जो उनका नेता है, लेकिन वहाँ के लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये होता है कैथोलिक, यानी कि जो सरकार आती है, ये इन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। सीन भी दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार इन पे करती है और इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मतलब इनको ये बोलती है कि आप बुद्ध धर्म को बदलो और जैन धर्म को अपनाओ, जैन के रीति रिवाज को मानो। तो जब ऐसा एक देश में ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग उस सरकार से घृणा करेंगे। तो ये जो शासक जो था वो बहुत ज़्यादा तानाशाही शासक था। तो ये क्या करता है, अपने ही देश के लोग, जो इस देश में जो लोग रह रहे होते हैं साउथ में, इनको मारता है, पीटता है, ज़बरदस्ती बोलता है कि तुम ये कबूल करो, ईसाई धर्म को अपनाओ। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो इसके सपोर्टर नहीं रहेंगे, उससे घृणा करेंगे। ये सब कुछ वहाँ से हो ची मिन्ह ऊपर से रह कर के, नॉर्थ वाले हिस्से से रह कर के देख रहे थे, बट उन्होंने इस टाइम पर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। इंटरफेयर उन्होंने जब किया जब 1956 में ये जो तानाशाही वाली सरकार आई थी जो अमेरिका की, इसने क्या किया 1956 में, ये कहा कि ये वोट नहीं होंगे। जब वोट के लिए मना कर दिया, तब जाकर इलेक्शन की खबर सुनते ही, जैसे ही इलेक्शन की खबर इन्होंने सुनी हो ची मिन्ह ने, तब इन्होंने दक्षिण वियतनाम में हथियार भेजने शुरू कर दिए। जो ये रेड लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पर ये मानो ये हो गया इनका बंटवारा। ठीक है, ये ऊपर का है नॉर्थ, नीचे का है साउथ। तब इन्होंने ये जो रेड वाले मार्क हैं यहाँ से अपने सपोर्टर के लिए हथियार भेजना स्टार्ट कर दिए और यह हथियार जो है खुफिया रास्ते द्वारा भेजे जा रहे थे। तथा 1957 में दक्षिण वियतनाम में दो समूहों के बीच युद्ध हुआ, दक्षिण वियतनाम में, यानी कि इन दो इसी जगह पर, इन दोनों का आपस में नहीं, उत्तर का और मतलब नॉर्थ का और साउथ का आपस में नहीं, साउथ में ही, यानी कि साउथ के अंदर ही दो गुट बन गए थे, साउथ के अंदर ही दो गुट बन गए थे।
एक तो थे जो हो ची मिन्हा को मान रहे थे और एक जो थे वो इसको मान रहे थे। और इसके सपोर्टर तो बहुत कम थे, क्यों? क्योंकि ये जो था बहुत ज़्यादा तानाशाही वाला शासक था। इसको किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था, अमेरिका ने तख्ता पलट किया था। पीछे की लाइनों को भूलना मत, पीछे की लाइनों को याद करके रखना, तभी समझ में आएगा। तो ये जो वहाँ के लोग थे जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे, जिनके संग इतना व्यवहार, बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो वो सब लोग इसके विरोध में आ गए अमेरिका वाली सरकार के, और वो सब हो ची मिन्हा के समर्थक बन गए, दक्षिण में रहते हुए भी। और फिर दक्षिण में ही, उसी देश में ही इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों इसी देश में, यानी कि दक्षिण वाले हिस्से में ही दक्षिण दो भागों में बंट गया। उत्तर की बात नहीं कर रही हूँ, दक्षिण की बात कर रही हूँ। दक्षिण में ही वहाँ पे दो दल बन गए, एक हो ची मिन्हा को मानने वाले और दूसरे वो, ठीक है। फिर इनके उनके बीच में आपस में युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें यहाँ पे समझो ये पूरा साउथ का है, ठीक है। किसका है? साउथ का है। यहाँ पे दो पार्टी बन गई हैं, एक तो हो ची मिन्हा को मानने वाले, दूसरा जो है दूसरे लोग, ठीक है। अब हो ची मिन्हा को मानने वाले लोग जो थे, इसका समर्थक, इनको कौन पीछे से हथियार दे रहा था? नॉर्थ वाले लोग, जो मैंने अभी आपको बताया कि सुरंगों के द्वारा या मतलब खुफिया एजेंसी जो थी, खुफिया रास्ते से इनको हथियार मिल रहे थे। तो इनको तो वहाँ से वो सपोर्ट कर रहे थे। और इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? इनको अमेरिका वाले सपोर्ट कर रहे थे, जो अमेरिका के वहाँ पे लोग थे। तो अमेरिका के जो लोग थे, जो ट्रेनर आए थे साउथ वाले हिस्से में, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, वो युद्ध लड़ने नहीं आए थे। वो ट्रेनिंग देने आए थे कि आपको युद्ध ऐसे ऐसे लड़ना है। बट हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पर उन लोगों को भी युद्ध लड़ना पड़ा। फिर 1959 तक यह युद्ध चला, यानी कि आपस में ही इनका युद्ध चलता रहा। और इसको पीछे से समर्थन ये दे रहा था, और नीचे वाले हिस्से को, मतलब इसी हिस्से में ही आगे से ये अमेरिका के लोग यहाँ पर थे। तो ये युद्ध जो है 1959 तक ऐसे ही चल रहा था। अब होता क्या है, 1954 से 1955 तक अगर हम देखें, तो 800 से कम लोग अमेरिका के ट्रेनर यहाँ पर आए थे, युद्ध लड़ने नहीं, युद्ध सिखाने आए थे। लेकिन 1962 तक आते आते, यानी कि देख रहे हो अभी यहाँ पर कितना गैप हुआ है। इसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसी तरीके से सोच कर चलना, ठीक है। तो 1954 से 1955 तक 800 से कम लोग अमेरिका ने यहाँ पर ट्रेनर को भेजा सिखाने के लिए लोगों को, दक्षिण वाले हिस्से में। बट 1962 तक आते आते यहाँ पर 9000 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद दुनिया की नज़र से छुपाकर अमेरिका केमिकल छिड़काव करवा रहा था, क्योंकि ये जो ऊपर वाले हिस्से में है, ये जो सुरंग के जरिए इन लोगों को युद्ध भी वो भी दे रहे थे, जो वहाँ से मतलब पैसा मान लो या खाने की चीज़ें मान लो या हथियार मान लो। तो इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी। अब देखिए युद्ध जो है ना, 3 तरीके से हो रहा था। ये आप समझिए पूरा वियतनाम है, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का है, नीचे का हिस्सा साउथ का है। साउथ में तो आपस में युद्ध लड़ ही रहा था, और ये जो युद्ध था ना, ये इसके और इसके बीच में तो हो ही रहा था, और इसके भी बीच में हो रहा था, समझ रहे हो। यानी कि आपस में गृह युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन नॉर्थ से भी चल रहा था इनका युद्ध फिर उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हुआ बताने में। कहाँ मैंने आपको 1956 का बताया, 1956 के बाद मैंने आपको 1962 का बताया। उसके बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि इनका गृह युद्ध तो चलता ही रहा। किसका किसका? साउथ में जो गृह युद्ध चल रहा था, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था गृह युद्ध, और साथ ही साथ इनसे भी युद्ध इनका चलने लगा उन 4 सालों के बीच में। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, आशा करती हूँ समझ में आए। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। उसके बाद ये जब ये युद्ध चल रहा था, तो 1962 में अमेरिका को पता था कि ये लोग ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं गोरिल्ला तकनीक से, क्योंकि गोरिल्ला तकनीक में ये लोग माहिर हैं। तो अमेरिका जो है, अमेरिका 1962 में ऑपरेशन रेड हैंड करता है। इसके अंतर्गत वो दुनिया भर की नज़रों से, यानी दुनिया की नज़रों से, यानी पूरे विश्व की नज़रों से छुपकर यहाँ पर केमिकल छिड़काव करवा रहा था। ये किसकी तस्वीर है? ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से की। ये जो तस्वीर है, इसके अंदर पूरी हरियाली दिखाने की कोशिश की गई है, और हरियाली दिखाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, ठीक है।
और जब इनका मानना ये था कि अगर यहाँ पर हम ये डालेंगे केमिकल, तो वहाँ के जो पत्ते, पेड़ पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे, और हम जहाज़ों के सहारे, यानी कि जहाज़ के सहारे देख लेंगे कि कौन इंसान कहाँ है, और तुरंत गोली चला देंगे, है ना। और एक उनका कारण ये भी था कि वहाँ पर जो सुरंगों के द्वारा खाद्य सामग्री जा रही थी लोगों को, वो ना पहुँचे वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लाइनों में यही एक्सप्लेन किया गया है कि अमेरिका सरकार ने उत्तर वियतनाम, यानी कि नॉर्थ वियतनाम के जंगलों पर केमिकल का छिड़काव कराया। केमिकल का छिड़काव करने के पीछे उसका मेन रीज़न, यानी कि मेन उद्देश्य यही था कि वहाँ के जंगल को खाली स्थान बनाना। खाली स्थान रहेगा, पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान दिखता है, क्योंकि जैसे सर की खोपड़ी होती है, बाल रहते हैं सर में, तो जुएँ दिखते हैं? नहीं दिखते, है ना? नहीं दिखते ना। अब सर में से अगर बाल हट जाएँगे, जुएँ होंगे तो तुरंत दिखेंगे। तो इसी टाइप से वो चाह रहा था कि वहाँ की पूरी ज़मीन को बंजर करना, और लोग अगर वहाँ पे कोई भी एक खड़ा हो तो तुरंत उसे दिखे और उसको वहाँ से मारना। दूसरा रीज़न था कि वहाँ पे सुरंगों में जो भी खाद्य सामग्री पहुँच रही थी उसको बंद करवाना, और यदि कोई सैनिक सुरंग से बाहर आए तो उसको तुरंत आसानी से मारा जाए। अब ये जो आपको तस्वीरें दिख रही है, ये उत्तरी वियतनाम की दिख रही है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। और ये लोग जो ना पानी में युद्ध, कीचड़ में युद्ध करते थे, और पेड़ों के बीच में रह करके और सुरंगों में युद्ध करते थे, और ये लोग जो थे ना वो एक्सपर्ट थे। बट अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के जो सैनिक थे, वो इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। उनके लिए ये ऐसा पहला युद्ध था जो कि वो पानी में या इस टाइप से लड़ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसे युद्ध की आदत नहीं थी। आपने एक चीज़ सुना होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की जो सेना है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, सैनिक क्षमता उसकी बहुत है, बहुत बड़ी है। पहले भी थी और अभी भी है अमेरिका की, है ना। बट कई बार आपने एक कहावत भी सुनी है कि इतने बड़े हाथी को एक चींटी भी परेशान कर देती है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े देश को, अमेरिका जैसे देश को, नॉर्थ वियतनाम ने हरा दिया, क्योंकि ये लास्ट में हार गया था अमेरिका। तो ऐसा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मेन रीज़न बस यही था कि ये लोग गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, और उनको ऐसे युद्ध नहीं आता था। अब देखिए गोरिल्ला युद्ध जो गोरिल्ला टेक्निक जो है उसका थोड़ा इमेज देखिए। यहाँ पे देखिए इमेज, ये जो लड़का है या जो सैनिक है, ये यहाँ पे दरवाजे के ढक्कन को ऊपर उठा रखा है ना। अब इसी की नेक्स्ट तस्वीर को देखिए, ये एकदम नीचे हो गया। अब यहाँ पे कोई आएगा तो क्या कोई पहचान लेगा कि यहाँ पर कोई था? नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जो हरियाली है, पत्ते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर गिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक पेड़ की तस्वीर है, जैसे अभी मुझे ना उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट शायद जी टीवी पे या एक जी करके चैनल था, अभी याद नहीं आ रहा माइंड में, जी मूवीज़ करके शायद चैनल था। उस पे ना हर संडे को ये फ़िल्म आती थी एक, जिसमें 4 या 5 लड़कियां होती थी, मे बी आपने वो फ़िल्म देखी होगी। 4 या 5 लड़कियां होती थी, और वो अपने सर के साथ एक ट्रिप पे जाती हैं, बट उनको बीच में आतंकवादी मिल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कैसे वो लोग छुप के लड़ते हैं, और पेड़ों के अंदर ही गुफ़ा बना लेते हैं। बहुत मोटे-मोटे पेड़ के तने होते थे, तो इसी टाइप से पेड़ों के तने में इन्होंने गुफ़ा बना रखी थी, ठीक है? उसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, कमेंट करके बताना किस किसने वो पिक्चर देखी है, और उस पिक्चर का नाम भी बताना। और ये जिसने समझ लिया ना पूरा वियतनाम युद्ध, वो समझ लो कि एक क्वेश्चन, यानी कि उसका एक क्वेश्चन पक्का है कि वो पेपर में लिख ही आएगा पूरी कहानी। उसके बाद देखिए, जब भी ऐसा कोई सैनिक यहाँ पर आकर के देखता था अमेरिका का, तो तुरंत वो उस पे, क्योंकि भाई अब जब वो उठा रहा है दोनों हाथों से, तो जाहिर सी बात है कि जो गोली है वो नहीं चला पाएगा। जैसे ही वो ऐसा कुछ उठा के देखता था, ऑटोमेटिक उस पर हथियार चला दिए जाते थे, और यहाँ पर अमेरिका जो सैनिक थी उसकी हत्या हो जाती थी। यहाँ पे देखिए कैसे कीचड़ वगैरह में या पानी, दलदल, नदी में भी ये लोग युद्ध करते थे, बट वो लोग युद्ध नहीं कर पाते थे इस टाइप से। उसके बाद देखिए, आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बताया था कि धर्म परिवर्तन भी हो रहा था साउथ वाले क्षेत्र में। साउथ वाले क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो लोग अपने ही देश के खिलाफ थे। जब अमेरिका को ये बात पता लगी कि मतलब जो मैंने सरकार का हेड भेजा है वो वहाँ पे ऐसे-ऐसे कर रहा है, जिससे अपने ही लोग हमारे ही खिलाफ हो गए, यानी कि वियतनाम के अंदर गृह युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ है। क्योंकि यूनिटी ही बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है। इनके अंदर अगर आपस में ही एकता नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है युद्ध को जीतना।
तब जब अमेरिका को ये बात पता लगी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इनको मरवा देता है। अब ये यहाँ पे क्रॉस का साइन ये है कि ये जो मॉन्क जो है, बौद्धिस्ट मॉन्क जो है, जितने भी, वो सब इस सरकार के विरोध में थे और वो आकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो मतलब ये है कि घर के अंदर लड़ाई हो रही है, और एक तरफ ये है कि घर के बाहर भी लड़ाई हो रही है। तो होगा क्या, जैसे कि अपने घर का एग्जाम्पल लेके चलो, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अपने घर में एग्जाम्पल लेके चलो, आपके घर में ही आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी है, आपके घर में ही आपस में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फिर आपको सामने वाले से भी लड़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है ना कि आपका माइंड वहाँ पे डिसबैलेंस होगा, आप लोग नहीं जीतोगे सामने वालों से, क्योंकि आपके घर में ही आपस में लड़ाई हो रही है ना। तो यही चीज़ है। तो वहाँ पे जो नई सरकार आई थी, उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि वहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पर एक तरफ तो जो दक्षिण वियतनाम के लोग थे, वो अपने ही देश में 2 गुट से आपस में लड़ रहे थे, और दूसरा फिर एक इससे लड़ रहा था, क्योंकि एक जो इसमें था वो इसका समर्थक था ऊपर वाले का, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे जो मैंने बता दिया वही चित्र के थ्रू आपको बताया है कि अमेरिका को जैसे ही ये पता लगता है, तो अमेरिका जानबूझकर इनको और इनके बड़े भाई को मरवा देता है। इसी समय ना एक नई घटना होती है, जो होती है गल्फ ऑफ टंकिन की घटना, जो कि आपकी सोल वाली बुक में मेंशन है, गल्फ ऑफ टंकिन, लेकिन इतने अच्छे से आपको नहीं बताया होगा। तो देखिए इसी समय होता क्या है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्रॉसिंग है, यहाँ पे बॉर्डर है, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ वियतनाम है, ये है गल्फ ऑफ टंकिन। गल्फ ऑफ टंकिन के पास ना एक जहाज जा रहा होता है, एक जहाज, और ये जो सैनिक होता है वो नॉर्थ वियतनाम का सैनिक होता है, और ना ये इस पे गोली चला देता है। तो इसमें ना बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, 4-5 सैनिक या 10-12 जितने भी होते हो, वो ना मारे जाते हैं। तो उत्तरी वियतनाम के सैनिक ने एक जहाज पर हमला किया और जहाज के लोग मारे गए। अमेरिका ने यह दावा किया कि ये जो जहाज था वो अमेरिका का जहाज था, और उत्तरी वियतनाम के सैनिक ने अमेरिका के सैनिक को जानबूझकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, अभी तक जितना भी अमेरिका का रोल था वो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस वाली सरकार थी। फ्रांस का भले ही तख्ता पलट करके उसने अपनी सरकार भेजी हो, लेकिन नाम फ्रांस का ही था। अब अगर ये जो अमेरिका है, अमेरिका अगर डायरेक्ट इस युद्ध में आ जाता, तो लोगों की नज़र में ये होता, विश्व की नज़र में, कि अमेरिका ने मतलब बहुत गलत किया। तो अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि वो इस युद्ध में कूदे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वो उस चीज़ में इन्वॉल्व है अमेरिका ऑलरेडी, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। अब वो चाहता था कि मैं डायरेक्ट आऊँ, तो उसको इसी टाइम पर एक बहाना मिल गया, एक मौका मिल गया। तो देखिए, इसके खिलाफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई, और अमेरिका भी इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट अब शामिल हो गया, और उसने अपनी सेना को देखिए इस टाइप से वियतनाम में भेजना, हेलीकॉप्टर के जरिए, और ऐसे भेजना उसने शुरू कर दिया। परंतु ना यहाँ पर आपको एक आश्चर्य की बात ये लगेगी कि जितनी भी ये घटना हुई थी ना गल्फ ऑफ टंकिन की, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है, सब झूठी कहानी है। ये कहानी बस इसलिए झूठी है क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल होना चाह रहा था, और अमेरिका के पास कोई बहाना नहीं था। गल्फ ऑफ टंकिन के पास, हाँ, ये घटना हुई थी कि वहाँ पर एक नाव में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन लोग वहाँ पे मारे गए, ये नहीं मारे गए, इतना तो मुझे मतलब हमें भी नहीं पता मारे गए कि नहीं, लेकिन ये पूरी जो घटना थी ना वो झूठी थी। अब ये झूठी घटना इसलिए थी क्योंकि अमेरिका चाह रहा था वो डायरेक्ट रूप से इसमें पार्टिसिपेट करे, उसके पास कोई रीज़न नहीं था। अगर वो बिना किसी वजह युद्ध में शामिल होता तो दुनिया की नज़रों में वह गलत हो जाता, इसीलिए युद्ध में शामिल होना चाहता था, और युद्ध में शामिल होने के लिए उसने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई, और फिर वो डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व हुआ। उसने बहुत सारे अपने सैनिक भेजे, बट उससे फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये युद्ध कब से चल रहा है, 1954 से पढ़ रहे हैं शायद, 54 से चल रहा है, 52 से चल ही रहा है, और अभी आते आते ये कितना हो गया, 1962 हुआ है ना गल्फ ऑफ
हाँ, 1964 हो गया, ये युद्ध चल ही रहा है। बट फिर भी अमेरिका ने अपने इतने सारे सैनिक भेजे, वियतनाम के भी, साउथ वाले के भी, मतलब साउथ वियतनाम के भी सैनिक थे, फ्रांस के भी सैनिक थे, फिर भी वो लोग इससे नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि इनको वही 3 रीज़न, इनको पीछे से यूएसएसआर और चीन का सपोर्ट मिल रहा था, बच्चे से लेकर बड़े तक इस युद्ध में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, इस टाइप से यहाँ पर गुफाएं बना रखी थी, जिसे स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, इस टाइप की गुफा है। इस टाइप की गुफा में ही ये लोग नीचे से उतरते, यहाँ पे खाना बनाते, खाना बनाते यहाँ पे पास होता, यहीं पे रहते थे, साइड में नहाते थे, खाते थे, और यहीं पे साइड में आराम भी करते थे। आराम करने के बाद वापस आके युद्ध लड़ते थे। अब ऐसे में जब भी कोई, ये अमेरिका का सैनिक है, ऐसे में जब भी कोई अमेरिका का सैनिक अगर उसके नीचे आ गया, इसके नीचे सुरंग के अंदर, तो फिर वो बचकर नहीं जाता था। फिर वो समझ लो मर के ही गया, वो मर मर के यहाँ पर उसको, उनको दबाया जाता था उस गुफा के अंदर। ठीक है। इसी बीच में क्या करता है अमेरिका ने, मतलब अमेरिका अपने 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को भेज चुका था, और वो हर साल 35,000 नए सैनिकों को वियतनाम में भेज रहा था, लेकिन उससे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 50,000 से संख्या बढ़ते बढ़ते 35,000, यानी कि पहले 50 थी, और हर पर ईयर इसने 35,000 सैनिक भेजना स्टार्ट कर दिए। और इसी टाइम इसने जुलाई 1965 में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन रोलिंग थंडर। इसके अंदर इसने बहुत सारे बम गिराए इसके जंगल पर। किसके जंगल पर? नॉर्थ वाले जंगल पर। नॉर्थ वाले जंगल पर बहुत सारे बम गिराए, ताकि वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो सैनिक जो छुपे हुए हैं, वो लोग मर जाएं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, जो ये जो है वो नॉर्थ वियतनाम के सैनिक है, इस टाइप से छुप के वार करते थे। जैसे ये है ना, तो इसके नीचे ये बैठे रहते थे, जैसे ये खोलता था, ये ध्यान ऐसे गोली मार के इसको मार देते थे। और ये अमेरिका का सैनिक है। ठीक है। और अमेरिका के सैनिकों को ऐसे पानी में लड़ने की इनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अब इस टाइप से जितने भी उनके ऊपर बम गिर रहे थे, तो कितने भी बम गिरते थे उनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो ज़मीन के अंदर रह रहे थे। और अमेरिका ने जितने बम जापान पे गिराए थे ना, उससे 4 गुना बम उसने वियतनाम पर गिराए थे। और ये अभी, अगर आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, अभी भी वियतनाम के जैसे जापान में बच्चे होते हैं ना, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर, ऐसे वियतनाम में भी कहीं ना कहीं उसका आज तक प्रभाव देखा जाता है। इसी बीच में ना एक बहुत अच्छी घटना सामने आती है। घटना क्या होती है कि ये ना एक शूटर होते हैं, मतलब उस वहाँ पर जो प्रेस, जैसे मीडिया वगैरह का काम करते हैं इनके भाई। तो इनके भाई तो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन ये उनका कैमरा पकड़ लेते हैं। इसी बीच में जो अमेरिका होता है, अमेरिका क्या करता है, नॉर्थ वाले हिस्से पर, नॉर्थ वियतनाम के एक गांव में बम गिराता है। और देखिए कैसे छोटे छोटे मासूम से बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। और ये जो इमेज है, ये इमेज कैप्चर करते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है कि उत्तरी वियतनाम की तस्वीरें जो है ना, अमेरिका में दिखाई गई कि ऐसा ऐसा अमेरिका, मतलब अमेरिका ऐसा ऐसा वियतनाम में कर रहा है, और अमेरिका के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर वहाँ के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के सैनिक को वियतनाम से वापस बुलाया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ वहाँ के लोगों को टीवी में दिखाया गया, पूरा चीज़ें पिक्चर की, ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, तो एक, भले ही शत्रु है, मतलब दुश्मन है, लेकिन इंसानियत तो हर इंसान के मन में होती है। तो उनके माइंड में ये था कि भाई बेचारे बच्चों का क्या दोष है इसमें। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अमेरिका के लोग ऐसा पूछना चाह रहे थे सरकार से कि सरकार वियतनाम में ऐसा क्यों कर रही है। अब सरकार तो कोई रीज़न भी नहीं दे सकती। हाँ, गल्फ ऑफ टंकिन का रीज़न दे सकती थी, उसने दिया भी था हालांकि ये रीज़न, बट इतना बड़ा तो कुछ ऐसा था नहीं कि बम गिराया जाए। इसको तो शांति से भी समझाया जा सकता था। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे ना, ये वाइट हाउस है, क्या है, वाइट हाउस,
अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लाखों लोगों ने सरकार से मांगे स्टार्ट करी कि इस युद्ध को रोका जाए, यानी कि एंड द वार नाउ, ब्रिंग द ट्रूप्स होम, यानी कि जो हमारे सैनिक हैं उनको वापस वियतनाम से बुलाया जाए और इस युद्ध को यहीं रोका जाए। उसी दौरान वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भाषण देते हुए कहते हैं कि अभी कुछ दिन और ये जो है पूरी तरीके से वियतनाम जो है पूरी तरीके से हार चुका है, बस कुछ ही समय में, यानी कि 1-2 हफ्ते और 1-2 हफ्ते में हम जीत जाएंगे और ये लड़ाई यहीं पर सुलझ जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी के बीच में एक घटना और होती है, जो होती है माई लाए की घटना। माई लाए एक जगह का नाम है जो कि हमारा नॉर्थ में ही पड़ता है। तो नॉर्थ में ही देखो माई लाए पर सरकार जो है अमेरिका सरकार दोबारा बम गिरा देती है और वहाँ पर पूरा तहस नहस हो जाता है। और यहाँ पर ना एक स्टोरी इसके अंदर और है, थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, इतना बताया है, भले ही वीडियो लॉन्ग हो गई फिर भी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऐसा होता है ना, तो एक वो होते हैं पायलट होते हैं, एक पायलट थे, अमेरिका पायलट थे, अमेरिकन पायलट, तो ना वो ना इनकी हेल्प करते हैं इन लोगों की, वियतनाम के लोगों की, क्योंकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कितने भी एक दूसरे के भाई दुश्मन हो, दुश्मन तो ठीक है लेकिन भाई इंसानियत हर इंसान के मन में होती है। तो अमेरिकन जो पायलट होते हैं वो इनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो अमेरिका की सरकार उनको देशद्रोही घोषित कर देती है कि भाई ये देशद्रोही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे देश मतलब हमारे मतलब ये जो है ना पिक्चर शायद में भी न्यूज़ वगैरह में आती है कि दोबारा बम गिराया गया है इस टाइप से। जब ये खबर आती है कि भाई दोबारा बम गिराया गया है और ये सारी न्यूज़ फिर से टीवी पे आती है, तो अमेरिका के लोगों को ये पता लग जाता है कि जो इन्होंने जो भाषण दिया था वो भाषण गलत है, यानी कि हमें उन्होंने अंधेरे में रखा, इट मीन्स ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा। तो उनके माइंड में आ जाता है। फिर वो मतलब इसमें मैंने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया है। फिर जो वहाँ की जो वो होती है आम जनता अमेरिका की, वो और ज़्यादा उनकी हिंसक भीड़ बढ़ती है कि भाई वियतनाम में अभी तक युद्ध नहीं लड़ा है, आपने हमसे ऐसा ऐसा झूठ बोला और बहुत ज़्यादा झूठ बोला, क्योंकि एक बम ऑलरेडी गिर चुका था, आपने दूसरा बम भी गिराया और वो लोग अभी तक आपसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग कमज़ोर देश नहीं है, युद्ध अभी और चलेगा। वहाँ की अमेरिका की जनता को ये पता लग गया कि युद्ध अभी और चलेगा और हमारी सरकार ने हमें धोखा दिया है और हमसे झूठ बोला है कि युद्ध 1 हफ्ते और चलेगा और हम लोग अपने लोगों को वापस बुला लेंगे। फिर इसके बीच में और भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं बीच बीच में। उसके बाद वहाँ पर 1970 आता है, धीरे धीरे 1970 से 1972 के बीच में क्या होता है, एक नए राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का वहाँ पे अमेरिका में चुनाव होता है। अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो एक साइड तो ये थे जिन्होंने भाषण दिया, दूसरी साइड ये थे न्यू आए थे। तो ये अपने भाषण में बोलते हैं कि आप लोग मुझे जिताओ वोट के अंदर, मैं अपने जो वियतनाम के जो लोग, वियतनाम में जो हमारे लोग हैं, मैं उनको वहाँ से वापस लेकर के आऊँगा, वापस बुलाऊँगा। तो लोग इनको जिता देते हैं इसीलिए, ताकि ये हमारे अमेरिकन सैनिक को वियतनाम से वापस बुला लें। तो जब ये जीत जाते हैं तो 1970 से लेकर 1972 तक आते आते जो 5 लाख की संख्या थी वहाँ पर, कहाँ पे, वियतनाम में, वहाँ से अपने सैनिक को 5 लाख से हटकर वहाँ पे 69,000 रह जाते हैं, बाकी सबको हमारे मतलब अपने अमेरिका में बुला लेते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी। अमेरिका सरकार हार रही थी और ना वहाँ पे लोग जो है ना अमेरिका को छोड़कर चले भी गए थे काफ़ी लोग, क्योंकि अमेरिका में एक रूल है कि हर इंसान को 2 साल तक अपनी आर्मी में रहना होता है इस टाइप से। तो अब वहाँ के लोगों को ये था कि भाई ऐसा तो वियतनाम ने कुछ किया भी नहीं है, तो हम बिना फालतू में युद्ध क्यों लड़े, हम अपनी जान क्यों गंवाए। तो वहाँ से बहुत सारे लोग कनाडा भी भाग गए थे। ये वाला पॉइंट मैंने बीच में स्किप कर दिया है, तो अगर आपको ऐड करना हो तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ से सैनिकों को उन्होंने वापस बुला लिया। अब जब उन्होंने सैनिकों को वापस बुलाया तो 27 जनवरी 1973 में एक समझौता हुआ, जिसे पेरिस पीस समझौता कहा जाता है, 1973 में हुआ था, जिसमें नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम और अमेरिका के बीच में ये
समझौता हुआ था कि शांति रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता है, मतलब माइंड का था कि चलो भाई ऐसा शांति रहेगी, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि 30 अप्रैल 1975 में जो ऊपर के जो वो थे हो ची मिन्हा, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर साइगोन वाले क्षेत्र पर अपना हिस्सा मतलब वहाँ पर अधिकार करते हैं और साइगोन वाले क्षेत्र का नाम बदलकर हो ची मिन्हा सिटी रख देते हैं। और जब वहाँ पर वो अपनी सरकार बनाते हैं हो ची मिन्हा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हो ची मिन्हा है तो मीन्स साम्यवाद, तो पूरे में ही फिर साम्यवाद सरकार बनती है। साइगन शहर का नाम बदलकर हो ची मिन्हा सरकार रखा गया। तो वियतनाम युद्ध आपको कितना समझ में आया वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो 2-3 बातें मैंने आपसे पूछी हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये हमारा जो यूनिट 1 था मेरे साइड से पूरा एंड हो चुका है। कोरिया युद्ध मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब करवाऊंगी तब करवा दूंगी। अभी यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं यूनिट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।